लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे जीन पियाजे के मानसिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी 2 क्लासेस में, और उसमें समझ चुके हैं कि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं और ये कब से कब तक रहते हैं, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्लास में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो भी जीन पियाजे के सिद्धांत से ही है, और इसमें हम जानेंगे कि बच्चे के मानसिक विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। और ये स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से ही एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है। इस टॉपिक में हमेशा क्वेश्चन आते हैं तो उनको अटेम्प्ट करने में हमेशा ये रहता है कि हम सही अटेम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और एक भी डाउट इसमें ना रह जाए हमारा, इसको हम इतना अच्छे से कवर करके चलेंगे, और जब एग्जाम में क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम इसके डेफिनेटली क्वेश्चंस को मार्क कर सकेंगे। नमस्कार, मैं पुष्पा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग माइलस्टोन में। आज हम डिस्कस करेंगे मानसिक विकास की प्रक्रियाएं जो जीन पियाजे ने बताई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कीमा के बारे में, साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, अनुकूलन एडेप्टेशन, एसिमिलेशन आत्मसातीकरण, समायोजन एकोमोडेशन, संगठन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे कि बच्चे के मानसिक विकास की प्रक्रिया में किस तरीके से मददगार साबित होते हैं और एग्जाम में किस तरीके से हमसे क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। इससे पहले कि हम डिस्कस करें अपने स्कीमा को और रिकमेंडेशन और एडेप्टेशन को, इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले और समझने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि जीन पियाजे ने क्या कहा है अपनी थ्योरी के बारे में। कुछ मेन चीजें जो हमें जब थ्योरी हम पढ़ना शुरू करें तो उसको हम दिमाग में लेके चले कि किस तरीके से जीन पियाजे का सोचना था। इस तरीके से जब हम समझ लेंगे चीजों को तो हमें चीजों को जानना बहुत ईजी हो जाएगा, और हम पियाजे की मेंटेलिटी को, जो उनका माइंडसेट रहा थ्योरी को लेके, उसको हम इजीली समझ पाएंगे। जीन पियाजे ने इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही थी, उसमें से ये 3 आपके सामने हैं। उसमें फर्स्ट कि जन्मजात प्रवृत्तियां बच्चों के अंदर पाई जाती हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तब से उसको पता होता है कि अपनी भूख को शांत करने के लिए उसको दूध किस प्रकार से पीना है, या फिर उसके कुछ कुछ पकड़ने की चेष्टाएं रहती हैं, वो अपना हाथ पैर इधर उधर मारता रहता है। इसके अलावा बच्चे को पहले से ही देखना आता है। कुछ बेसिक चीजें बच्चे में शुरू से ही, जन्म से ही पाई जाती हैं, यानी बच्चों को कोई सिखाता नहीं है। तो इस तरीके की कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां जो उसके विकास में शुरू से ही सहायता कर रही होती हैं। इसके अलावा बच्चा जो है अपने भौतिक वातावरण से सीखता है। अपने भौतिक वातावरण में जिन भी लोगों के संपर्क में, जिन भी चीजों के संपर्क में आता है, जो भी परिस्थितियां उसके सामने आती है, उनको वो बहुत ध्यान से उनका निरीक्षण करता है, उनका ऑब्जर्वेशन करता है, उनको ध्यान से देखते हुए, उनके साथ रहते हुए वो बड़ा होता है। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछता है, अगर उसको कोई चीज समझ नहीं आती है तो इस तरीके से बच्चा सीखता है। और इसके अलावा जीन पियाजे का मानना यह है कि बच्चे एक वैज्ञानिक होते हैं, यानी किसी भी चीज को सीखने के लिए वो एक वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं। यानी वैज्ञानिक क्या करते हैं, किसी भी चीज को जानने के लिए वो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और जब तक उन एक्सपेरिमेंट से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाते उस चीज को वो छोड़ते नहीं है। ऐसे ही बच्चों का नेचर होता है कि वो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं और चीजों को जानना समझना चाहते हैं, और जब उनकी नीड पूरी हो जाती है, जिनकी जरूरत, तो उसके बाद से वो जिसके लिए कंसेप्ट अपने दिमाग में बना लेते हैं और इस तरीके से मानसिक विकास करते हुए वो चलते हैं। फाइनली अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जीन पियाजे ने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार से समझाया है। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक बार एक छोटी बच्ची अपने दादाजी के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है, और दादाजी उसको अलग अलग तरीके की चीजें रास्ते में दिखाते हुए चलते हैं। तभी उनके सामने एक जानवर आता है। अब क्योंकि बच्ची ने उसे कभी देखा नहीं है तो बच्ची बड़े ध्यान से उसको देखती है। तभी दादाजी कहते हैं कि देखो, ये डॉगी है, इसके 4 पैर और एक पूंछ है। बच्चे के दिमाग पे अब उस डॉगी का एक चित्र अंकित हो गया है, उस कुत्ते का, और उस को लेके उसने अपने दिमाग में एक चित्र बना लिया है कि जो डॉगी होता है उसके 4 पैर और एक पूंछ होती है। नेक्स्ट डे जब दादाजी उसको वापस से लेके जाते हैं घुमाने के लिए, तभी उसके सामने फिर से एक जानवर आता है, और उसको देख के वो सहज ही बोल पड़ती है कि डॉगी। तभी दादाजी देखते हैं कि ये बिल्ली को कुत्ता कह रही है। तो दादाजी उसको बताते हैं कि बेटा, ये डॉगी नहीं है। जो डॉगी है उसके 4 पैर और एक पूंछ होते हैं, साथ ही साथ वो भौंकता भी है। और बिल्ली जो है वो भौंकती नहीं है, वो म्याऊ बोलती है, और इसके भी 4 पैर और एक पूंछ होते हैं। अब बच्चे को ये पता लगता है
कि सिर्फ एक डॉगी ही नहीं है जिसके 4 पैर और एक पूंछ होती है, इसके अलावा भी जानवर हो सकते हैं और इनके बोलने का तरीका भी अलग अलग है। इस तरीके से जो बच्ची है वो सोचती है कि जो डॉगी है और जो कैट है उनमें डिफरेंस भी है और वो सेम सेम भी है, और इस तरीके से और भी जानवर हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपने कंसेप्ट को बनाती है, जो उसके दिमाग में नए कंसेप्ट्स बनते हैं। अब चलिए हम चलते हैं स्कीमा और एडेप्टेशन की तरफ। अब समझिए कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा ज्ञान की मानसिक संरचना होती है, नॉलेज ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर। बच्चे के अंदर अपने ज्ञान जो भी उसके अंदर होता है, उस जानकारी को वो इकट्ठा करता है एक साथ, और उसको लेके वो स्ट्रक्चर उसके दिमाग में बनता रहता है, कुछ कुछ उसके दिमाग में चित्र बनते रहते हैं, और इस तरीके से उसके दिमाग में स्कीमा बनना शुरू होता है। अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत सारे तरीके की वो जानकारी को इकट्ठी करता है, और अलग अलग तरीके के उसके दिमाग पर चित्र अंकित होते रहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? स्कीमा। साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास संगठन और अनुकूलन की जो प्रक्रिया है उसी के बीच में बैलेंस बना के चलना, संतुलन स्थापित करके चलना। संगठन क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में डेली के बहुत सारे स्कीमा होते हैं, और उन स्कीमा को अलग अलग उनके वर्ग के अनुसार उनको व्यवस्थित करने का जो प्रोसेस होता है वही क्या होता है? संगठन करना। जैसे अगर हमारे पास एक बहुत ही बिगड़ा हुआ तरीके से एक रूम है हमारे पास है, जो बहुत उसमें सामान इधर उधर फैला हुआ है, तो उसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे? उसमें हर एक चीज को अलग से हम रखेंगे, जिस जगह पे जो चीज आनी चाहिए उस जगह पे हम वो चीज लगाएंगे। जैसे अगर बुक्स हैं तो बुक्स को अलग करके रखा, घर के कुछ अलग सामान है उनको हमने अलग करके रखा, टॉयज हैं बच्चों के तो उनको अलग रखा। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन हम नॉर्मली करते हैं अपनी दिनचर्या में, उसी तरीके से बच्चा भी क्या करता है, जो भी उसके स्कीमा होते हैं, जितने भी वो स्कीमा बनाता है, मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं उनके नॉलेज के, उनको वो अलग अलग कैटेगराइज करके वो रखता जाता है। उसी को हम कहते हैं संगठन करना। अनुकूलन में दो चीजें हमारे शामिल होती है, समायोजन और आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। अनुकूलन या एडेप्टेशन का मतलब होता है कि जो भी बच्चे के सामने या किसी व्यक्ति के सामने कोई भी परिस्थिति आती है उसमें किस प्रकार से समायोजन करना है या किसी भी चीज को किस प्रकार से अपनाना है, वही क्या होता है? एडेप्टेशन या अनुकूलन में समायोजन और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया होती है। समायोजन क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में नया स्कीमा बनता है। अब जब बच्चे के दिमाग नया स्कीमा बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो एकदम। तो अगर उसमें कोई गलती बच्चे से हो जाए तो वो अपने स्कीमा को ठीक करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? समायोजन। जब बच्चे ने नया स्कीमा बनाया और पुराना जो उसका स्कीमा बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक करना जो होता है वो समायोजन या एकोमोडेशन कहलाता है। इसी तरीके से आत्मसातीकरण क्या होता है? जो भी बच्चे का बना हुआ पुराना स्कीमा होता है उसमें बच्चा नई चीजों को ऐड करता है। अब इसको एग्जाम्पल जो हमने लिया था उससे समझिए। जब बच्चे ने देखा कि जानवर जो है, डॉग जो है, वो उसके 4 पैर हैं और एक पूंछ है, ठीक है, तो उसको लगा कि सिर्फ उसी के होते हैं। ठीक, लेकिन जब नेक्स्ट डे उसने वापस से जब देखा कि उसके जैसा ही एक और जानवर है जो कि डॉग नहीं है, वो क्या है? कैट है। तो अब जब उसके दादाजी ने बताया कि सिर्फ कुत्ते के ही 4 पैर नहीं होते हैं, उसके अलावा भी जानवर होते हैं जिनके 4 पैर या पूंछ पाई जाती है, लेकिन फिर भी इनमें अंतर पाया जाता है, तो बच्चा वहां पे अपना स्कीमा को ठीक करता है। ठीक है, अब उधर उसने आत्मसातीकरण की प्रक्रिया भी की है। अब क्योंकि उसको ये पता था कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है, इसी तरीके से बिल्ली की भी होती है, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है वो अलग होता है। यानी पहले तो उसने नया स्कीमा बनाया, पुराने स्कीमा में जो गलती रह गई थी उसको ठीक किया। कैसे? कि उसने ये जान लिया कि उसके जैसे और भी जानवर होते हैं जिनके 4 पैर और पूंछ होती है। इसी तरीके से एसिमिलेशन में क्या हुआ कि अब बच्चे ने नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया। वो नई इन्फॉर्मेशन क्या ऐड करी है बच्चे ने? उसको ये पता चल गया कि जो कुत्ता है और जो बिल्ली है उनके बोलने का तरीका अलग होता है, ऐसे ही और भी जानवरों में पाए जाते हैं उनमें अंतर। तो इस तरीके से उसने क्या करा? इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया। एसिमिलेशन को आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब बच्चा सबसे पहले चिड़िया उड़ता हुआ देखता है तो उसको लगता है कि सिर्फ चिड़िया ही है जो उड़ सकती है, क्योंकि उसने उससे पहले किसी चीज को उड़ता हुआ नहीं देखता। तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चा एरोप्लेन को उड़ता हुआ देखता है तब उसको समझ आता है कि सिर्फ चिड़िया ही नहीं उड़ती, एरोप्लेन नाम की भी कोई चीज है जो कि उड़ सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है जो उड़ सकती है।
तो इस तरीके से बच्चा क्या करता है, अपने स्कीमा को बनाता है, उनमें जो सुधार करने हैं उसको करता है, और फिर अगर उसमें अभी भी कुछ कमी रहती है तो वो नई सूचनाओं को उसमें ऐड करता हुआ जाता है। इसी को हम कहते हैं समायोजन या आत्मसातीकरण की प्रक्रिया। इक्विलिब्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें बच्चा क्या करता है कि जो उसके पास अनुकूलन की प्रक्रिया से और संगठन से जो भी चीजें उसके पास है उसमें वो संतुलन स्थापित करता है और इसमें बैलेंस बनाता हुआ चलता है। क्योंकि जब बच्चे के सामने कोई भी नई परिस्थिति आती है या फिर कोई नई समस्या आती है तो बच्चा क्या होता है, अपने पुराने ज्ञान को प्रयोग में लेके आता है, और उस पुराने ज्ञान को जब प्रयोग करता है और वो फिट नहीं बैठते तो वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है चीजों को लेके कि जो भी जितना भी उसको पता था उसके अकॉर्डिंग उसने किया बट वो चीज काम नहीं आई। तो अब क्या करेगा, वो उसमें नई चीजों को ऐड करेगा और उसको ऑर्गेनाइज करेगा। उसके बाद जाके जहां पे जरूरत है उसको ठीक भी करेगा, और उसके बाद जाके कहीं वो वापस से इक्विलिब्रेशन के जो पॉइंट पे है वो आएगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है और बच्चा इस तरीके से सीखता रहता है। तो यही हमारे जो टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए कि स्कीमा क्या होता है, हमारा अनुकूलन संगठन क्या होता है, और इक्विलिब्रेशन क्या होता है, बच्चा किस प्रकार से सीखता है। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है और समझाया है उसमें का किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियो अपडेट। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।